नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी 360 में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। नाउ डायरेक्ट अगर आपको सवाल आ गया दैट मेंशन अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, सो उसके रिलेटेड क्या क्या आपको लिखने पड़ेंगे। तो ऑफ कोर्स इकोसिस्टम क्या होता है उसको समझाना पड़ेगा। देखिए, मैं ये यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करा दे रहा हूँ, बट हाँ, ऑफ कोर्स आपको सारे पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, राइट। सो इकोसिस्टम क्या होता है? कोई भी सिस्टम, जैसे हमारे इकोलॉजी जो बना हुआ है ना, हमारा जो प्रकृति बना हुआ है, वो एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है, राइट। तो उसी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब यहां पर जो है इकोलॉजी को एज अ फोकस ऑफ स्टडी किया जाता है और इसको एज अ यूनिट ऑफ नेचर माना जाता है इकोसिस्टम के स्टडी में, जिसको कंटेंट होता है ऑफ कोर्स बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स का। और यही जो है कंपोनेंट्स भी हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोई भी एरिया में। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि मैंने बोला, सिस्टम की तरह काम कर रहा है, मतलब सब चीज का कहीं ना कहीं इंटरलिंक है एक साथ, है ना। मतलब बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरलिंक कर रही है और एबायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर के साथ। ऐसे ही जो है इंटरलिंकिंग बनता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में और वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब ध्यान देना, इकोसिस्टम जो है ये अलग अलग साइज का होता है। एक छोटा बूंद ऑफ पानी जो है ना, ये भी एक इकोसिस्टम है। वहीं पर एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे बोला गया दैट इट कैन वेरी इन साइज। जहां एक बड़ा सा फॉरेस्ट जो है, जहां पर वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिलते हैं, आपस के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ऑफ कोर्स एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। वहीं एक स्मॉल पॉन्ड से लेकर स्मॉल छोटा सा पानी का बूंद भी इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि पानी के बूंद में भी आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो तो उसका परिवार हुआ ना, वो भी तो उस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके अपने आप को म्यूटेट कर रहा है ना। समझ रहे हो बात? तो इसलिए इकोसिस्टम इज नॉट क्लोज इन टर्म ऑफ एनर्जी। जी हाँ। अब देखो, जब भी हम लोग सिस्टम एनालिसिस देखेंगे ना ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो इनफैक्ट वो मॉडल्स में दिया हुआ है क्लियरली, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज देखना है दैट इकोसिस्टम क्या, कोई कोई इकोसिस्टम क्लोज होता है, कोई कोई ओपन सिस्टम होता है। तो हमारा जो इकोसिस्टम है ना, ये क्लोज नहीं है अगर हम लोग एनर्जी के टर्म में देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी कहां से मिलता है? सन के थ्रू, बाय द हेल्प ऑफ रेडिएशन, है ना। तो ऑफ कोर्स रेडिएशन तो बाहर से आ रहा है ना, तो ये तो ओपन सिस्टम होगा, है ना। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी हमें मिल रहा है फ्रॉम ऑफ कोर्स सनलाइट, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही। बट बहुत सारे ऐसे भी कंपोनेंट्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे भी फंक्शनिंग है जो क्या होती हैं और इनको केमिकल कंपाउंड्स के साथ एनर्जी का सप्लाई होता है। जैसे जैसे आप ले लो ओशन, डीप ओशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिलते हैं, या फिर कुछ भी प्लैंक्टॉन्स के स्पीशीज मिलते हैं, या फिर जू प्लैंक्टॉन्स के स्पीशीज मिलते हैं, तो आपको दिखेगा दैट वो जो स्पीशीज है ना, वो ऑफ कोर्स सन तो नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि सन का तो जो लिमिट एक्सटेंड होता है वो फोटिक जोन तक ही होता है। बट इसको, इस लाइट को पेनिट्रेट करके भीतर भी नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेशर के कारण जो एनर्जी बनता है, या फिर कुछ कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उसके थ्रू इन्हें एनर्जी मिलता है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी के टर्म्स में तो हम लोगों ने देख लिया दैट इकोसिस्टम जो है ये ओपन इकोसिस्टम है, ठीक है। बट वहीं पर मैटर के अगर टर्म में देखोगे तो ये क्लोज्ड इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम के भीतर ही मैटर का रिसाइकलिंग होता रहता है, ठीक है। जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, है ना। वाटर साइकिल में क्या देखा था आपने? दैट वाटर साइकिल में जो है इवापोरेशन होता है ना, उससे क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स फिर कहीं पर जाके बारिश कर देते हैं, फिर वो बारिश का पानी जो अल्टीमेटली जाके सागर में मिल जाता है। यही था, ठीक है। वैसे ही कार्बन साइकिल देख लो, नाइट्रोजन साइकिल देख लो, वो क्या है ना, ये तो मैटर है जो कि हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। बट ये जो है इकोसिस्टम में आपस में रिसाइकिल होते रहते हैं। मतलब मैटर्स के अगर टर्म्स में देखिएगा तो हमारा इकोसिस्टम क्लोज्ड इकोसिस्टम है। बट वहीं पर एनर्जी टर्म्स में अगर देखिएगा तो ये बिल्कुल ओपन इकोसिस्टम है। तो ये जस्ट एक क्लियर शॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शन है जो कि हमने डिस्कस किया। ओके, अब ये टर्म जो है ना इकोसिस्टम, उसको कॉइन किया गया था 1935 में बाई A.G. टेंसले, एंड उन्होंने बेसिकली अपने बुक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ नेचर में इसको डिफाइन किया था, जहां पर इन्होंने बोला था दैट इकोसिस्टम जो है ये एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। जी हाँ, वही चीज तो हम लोगों ने अपना डिस्कस किया, जो कि ऑफ कोर्स एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन करता है बिटवीन वेरियस लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, या फिर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने दो है इंटायर बायोस्फीयर को ही जो है ग्लोबल इकोसिस्टम मान लिया। मतलब पूरा जो बायोस्फीयर है ना, जिसमें ऑफ कोर्स हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर का कॉम्बिनेशन, उसी को ना हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। आपने पढ़ा ही था, ये वाला डायग्राम याद आ रहा
हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो ये वाला जो पोर्शन था इसको हम लोग बायोस्फेयर कहते थे, और बायोस्फेयर ही जो है कॉन्स्टिट्यूट करता था हर एक इकोसिस्टम को। तो बहुत सारे इकोलॉजिस्ट ये भी बोलते हैं दैट हाँ भैया, ये जो पूरा हमारा देश दुनिया का बायोस्फेयर है ना, पूरा बायोस्फेयर एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, जो कि हाँ मैक्रो लेवल में तो बिल्कुल सही है, बट माइक्रो लेवल में अगर देखिएगा तो एक छोटा सा पॉन्ड भी इकोसिस्टम है, एक छोटा सा बूंद का पानी भी एक सिस्टम में इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, वो कितना बड़ा हो, एक बड़ा आपका जाके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो या एक छोटा सा पॉन्ड हो, ऑल इकोसिस्टम शेयर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बिल्कुल कॉमन होते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, अब पहले टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम देख लेते हैं। देखो, एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें टेरेस्ट्रियल वैसे इकोसिस्टम होता है जो कि लैंड के ऊपर मिलता है, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सब क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। वहीं एक्वाटिक इकोसिस्टम भी है, जैसे पॉन्ड, लेक, वेटलैंड्स, ठीक है, ये सब एक्वाटिक इकोसिस्टम है। अच्छा, इकोसिस्टम क्योंकि हर एक इकोसिस्टम एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, बट यहाँ पर जो भी हम लोगों ने पढ़ा टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक, मैक्सिमम जो है ये सोलर रेडिएशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि इसी से इनको अपना फूड, अपना फ्यूल, अपना फूडर एंड वेरियस सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इन्हें मिलता है। दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम इकोसिस्टम जो हुआ वो है मैन मेड इकोसिस्टम। अच्छा, मैन मेड इकोसिस्टम भी डायरेक्टली सॉलिड सोलर एनर्जी पर ही हम लोग ज़्यादातर निर्भर है। क्यों? जैसे एग्रीकल्चर है ना, सन रेज नहीं होने से क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है? हाँ, वो अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है, बट अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कैसे करोगे? या तो आप हाइड्रोफोनिक्स करोगे, वही सब ना टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, बट हाइड्रोफोनिक्स करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए क्या चाहिए आपको? फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल भी जो है एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी सप्लायर है, जिसके थ्रू हम लोग वेरियस मैन मेड इकोसिस्टम तैयार कर सकते हैं। और डायरेक्टली अगर देख लीजिएगा फॉसिल फ्यूल से हम लोग अर्बन एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो सीधा फॉसिल फ्यूल के ऊपर ही सीधा डिपेंडेंट है। ये आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है दैट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है। देखो, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले देख लेते हैं एबायोटिक, नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसमें तीन फैक्टर्स आते हैं दोस्तों, एक फिजिकल फैक्टर, एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, और एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस। पहले ये देख लेते हैं फिजिकल फैक्टर में जैसे कौन कौन से कंपोनेंट है जो कि इकोसिस्टम के पार्ट है। देखो, फिजिकल फैक्टर ऑफ कोर्स फिजिकली टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पर रेनफॉल, वेरियस सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब जो है ना, ये सब कहीं ना कहीं सस्टेन करते हैं हमारे इकोसिस्टम के ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को, और लिमिट भी करते हैं। दे एक्चुअली सस्टेन एज वेल एज दे लिमिट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कोई भी इकोसिस्टम में, ठीक है। ये हो गया फिजिकल फैक्टर्स। दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक फैक्टर्स। इनऑर्गेनिक फैक्टर्स में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, वाटर, रॉक, सॉइल, ये सब आते हैं, ठीक है। अब तीसरा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जैसे सब्सटेंस आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ये सब क्या मैंने बोला, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखो, ये तो लिविंग तो नहीं है ना, हाँ, बट ऑर्गेनिक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, और ये जो है कहीं ना कहीं एक लिविंग सिस्टम का जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है। क्यों? क्योंकि ये सब काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है कोई भी लिविंग जैसे लिविंग सिस्टम में प्रोड्यूसर्स आता है, कंज्यूमर्स आते हैं, तो इन सबको ज़रूरत होता है इन सब्सटेंस का भी, ठीक है। एंड दे मेक अ लिंक बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जी हाँ, ये जितने भी सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए और अभी जितने सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक लिंक बनाने का काम करते हैं। ऑलराइट, अब चलो देख लेते हैं बायोटिक में। बायोटिक में देखो, प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। तो पहले देख लेते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में क्या है, जो मतलब बेसिकली प्रोड्यूस करता है चीज़ों को, जैसे ग्रीन प्लांट है ना, वो क्या करता है, सन के एनर्जी के थ्रू मैन्युफैक्चर करते हैं फूड को, है ना। अब सन का एनर्जी क्या था, एक फिजिकल फैक्टर था जो कि एबायोटिक फैक्टर था। देख रहे हो, इंटरेक्ट कर रहा है ना एबायोटिक फैक्टर से। और ये फूड कैसे तैयार करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। अच्छा, वहीं से ही जो है प्रोड्यूसर्स जो है दे आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना खाना खुद बनाते हैं एंड दे एब्जॉर्ब वाटर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, और भी बहुत सारे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सोलर एनर्जी, तो ये सब कुछ जो है एब्जॉर्ब किया जाता है आपका जाके प्रोड्यूसर्स के द्वारा with the help of many abiotic components like air radiation and all, right, solar radiation and all. तो एक हो गया प्रोड्यूसर एक बायोटिक कंपोनेंट में।
दूसरा हो गया कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। एक्चुअली ये करते हैं ना, ये अपने फूड्स को खुद से कंज्यूम करते हैं, जो कि सिंथेसाइज किया जाता है बाई ऑटोट्रॉप्स। इसमें क्या क्या आता है? हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। हर्बीवोर जो है वो डायरेक्टली प्लांट में फीड करते हैं, जैसे एग्जांपल्स है काओ, रैबिट। कार्निवोर जो है वो दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, जैसे लायंस, टाइगर। और ओमनीवोर जैसे हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। वैसे ही डिकम्पोजर्स है, ठीक है। डिकम्पोजर्स क्या होता है? ये लोग को सैप्रिफाइड भी कहा जाता है। एक्चुअली ये लोग ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई ही होता है। ये क्या करता है ना, ये जो खाना खाते हैं ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है ना, जब प्लांट और एनिमल के, उसके ऊपर ये बेसिकली यू नो आई मीन उस उन्हीं से इनको एनर्जी मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने बॉडी के बाहर में कुछ कुछ इंजाइम्स है, उसको सीक्रेट करते हैं, है ना। और उस इंजाइम्स को यहाँ पे जाके छोड़ देते हैं, वो फिर उस चीज़ को डिकम्पोज करता है, उससे इसको खाना मिलता है। समझ रहे हो बात? अच्छा, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन आर इन्वायरमेंट, ठीक है। और इन लोग को हम लोग डेट्रीवोर्स भी कहते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स बोल दीजिए, सैप्रोफाइट्स बोल दीजिए, या डेट्रीवोर, ठीक है। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।